नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें पति ने जब तलाक की मांग की थी पत्नी से, तो पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के ऊपर 498A का मामला दर्ज करा दिया गया। इसके बाद जब पत्नी ने 498A का मामला दर्ज कराया तो पति हाई कोर्ट गया और उसने ये हवाला दिया हाई कोर्ट में कि जब उसने तलाक की मांग की है तब पत्नी ने उस पर दबाव बनाने के लिए या उसे परेशान करने के लिए 498A उसके खिलाफ दर्ज कराया है, जो कि सुनवाई के योग्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि तलाक की मांग उसने पहले की है, उसके बाद पत्नी द्वारा केस किया गया है। हाई कोर्ट ने पति के इस आवेदन को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि क्योंकि पहले से आपने तलाक की मांग की है, सिर्फ इसीलिए पत्नी का 498A का आवेदन जो है वो सुनवाई योग्य नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता और पति का आवेदन खारिज कर दिया गया। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है और शुरुआती दौर में लोग ऐसी गलतियां करते भी हैं या उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो अपने आप को बचा लेंगे। तो ये जजमेंट ऐसे लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, जो जैसे ही एक पक्षकार आपके ऊपर मामला दर्ज कराता है किसी भी सेक्शन में, तो दूसरा पक्षकार जो है वो एक्टिव होकर अपने पार्टनर के खिलाफ तरह तरह की प्लानिंग करने लगता है और उसे परेशान करने की या उस पर काउंटर केस करने की सोचने लगता है। तो जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ कर करें। अगर आपको लगता है कि न्यायालय आपकी इस तरह की बचकानी हरकतों को एंटरटेन करने वाला है तो सावधान हो जाइए और इस जजमेंट को पढ़िए। सिर्फ ये कह देने से कि पति ने FIR कि पति ने तलाक की मांग की इसलिए 498A का मामला सुनवाई योग्य नहीं है, क्या न्यायालय ने इस बात को मान लिया? बिल्कुल भी नहीं माना ना। पति का आवेदन खारिज कर दिया न्यायालय ने और पति के जो एफर्ट लगे, जो पैसे लगे हाई कोर्ट में अपील में जाने की, वो सब तो बेकार ही चले गए। तो इस तरह की गलती करने से बचें, बहुत सोच समझकर फैसला करें। ज्यादातर लोगों का ये भी रहता है कि 125 का DV का 498A का या 406 का मामला जब पत्नी दर्ज करती है तो पति बिना सोचे समझे सेक्शन 9 का मामला दर्ज करा देते हैं, तो और उस पर काउंटर केस करने की प्लानिंग करते रहते हैं कि क्या मेरे पास क्रूरटी के आधार पर डाइवोर्स फाइल करने का ग्राउंड है तो मैं वो कर देता हूँ, या मैं सेक्शन 9 कर देता हूँ कि मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ। जल्दबाजी में कोई भी इस तरह का फैसला ना लें, क्योंकि आपका समय और एफर्ट खराब ही जाएगा। अपने दिमाग पर इस तरह का प्रेशर ना बनाएं जो आपके लिए नुकसान दे साबित हो और आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएं और आपका पैसा और समय वेस्ट ही जाए। बहुत सोच समझ कर ही फैसला करें। अगर सच में आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको हक अधिकार है न्यायालय जाने का और अपने हक में इंसाफ मांगने का भी। पर अगर इसी तरह से सिर्फ बदला लेने की भावना से काउंटर केस करने के लिए, दबाव बनाने के लिए आप इस तरह के मामले दर्ज कराते हैं तो ज्यादातर आप फेल ही होते हैं, क्योंकि आप ऐसे मामले को न्यायालय में प्रूफ नहीं कर पाते हैं और कोर्ट बिना सबूतों के आपके हक में कभी फैसला देता नहीं है। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा जो है वो प्रॉब्लम में ही डालता है लोगों को, उसका कोई यूजफुल रिजल्ट आता नहीं है। ज्यादातर पत्नी की तरफ से जब पति के ऊपर मामले दर्ज होते हैं तो पति जल्दबाजी में सेक्शन 9 का मामला कर देते हैं। अगर आपको पत्नी को नहीं लाना है, आपके बीच विवाद बढ़ा है और आप दोनों के बीच जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उसके बाद आपने ये डिसाइड किया है कि आपको पत्नी के साथ रहना नहीं है, तो सेक्शन 9 जैसा मामला भी आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। अगर आपको लाना है वापस पत्नी को तभी सेक्शन 9 का मामला करें। जैसा कि उदाहरण के तौर पर इस मामले को ही ले लो कि पति ने जब तलाक की नोटिस भेजी पत्नी को, तब पत्नी ने 307, 506 जैसे मामले पति के खिलाफ दर्ज कराए, जिसके खिलाफ पति अपील में गया हाई कोर्ट और मामले को रद्द करने की मांग की, क्योंकि उसको लगा कि उसने तलाक की मांग की है, इसलिए पत्नी ने दबाव बनाने के लिए इस तरह का मामला दर्ज कराया है। लेकिन कोर्ट ने उसके इस तथ्यों को नकारते हुए उसके आवेदन को खारिज किया और कहा इस तरह सिर्फ इसलिए आपने तलाक मांगा है तो पत्नी को 498A करने का अधिकार खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं होता है और पति को निराशा ही हाथ लगी। जबकि पत्नी ने जो न्यायालय में सबूत दिए थे उसमें उसने कहा था कि उससे रीढ़ की हड्डी पर चोट आई है, उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है, जिससे उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की क्षति पहुंची है और उसने न्यायालय में इस बात को प्रूव भी किया था। और पत्नी ने अपना ट्रीटमेंट कराया था जो भी इस तरह की चोट के बाद, वो भी न्यायालय के समक्ष रखा उसने। उसके बाद न्यायालय का ये फैसला था कि आपने इतना प्रताड़ना दी, यातना दी अपनी पत्नी को और
इतनी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा, उसके बाद सिर्फ एक नोटिस आपके भेज देने से आपकी पत्नी की सारी यातनाएं, सारी पीड़ा का जो है अस्तित्व खत्म हो जाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कोई वैल्यू, कोई वजूद नहीं है, क्योंकि आपने अपनी पत्नी को डाइवोर्स का नोटिस भेज दिया है। सिर्फ आपके तलाक की नोटिस जो है वो पत्नी के साथ हुए 498A जैसे गंभीर मामले को महत्वहीन नहीं बना देती है, ऐसी टिप्पणी कोर्ट द्वारा की गई। साथ ही ये भी कहा कि इस संबंधित मामले में जांच की आवश्यकता होगी। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी किया कि जांच के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। अधिकतर मामलों में आजकल देखने को मिल रहा है कि पत्नियां पति पक्ष को परेशान करने के लिए, परिवार वालों को परेशान करने के लिए इस तरह के झूठे मामले दर्ज कराती हैं, लेकिन वो बिना जांच के किसी नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं होगा और सिर्फ आपके एक विवाह विच्छेद की नोटिस भेजने की वजह से इस तरह के मामले का महत्व खत्म नहीं किया जा सकता। तो अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि एक पार्टनर ने जैसे केस किया है आपके ऊपर और दूसरा पक्षकार जब केस करेगा तो आप इस ग्राउंड पर मामले को जीत जाएंगे, क्योंकि पहले केस आपने अपने पार्टनर के ऊपर कर दिया था, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। इस तरह की अगर आप सोच रखते हैं, इस मामले को एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए और देखिए, इस जजमेंट को पढ़िए कि पति ने ये हवाला दिया कि नोटिस भेजने के बाद किया है, इसीलिए ये मुझे फंसाने के लिए, दबाव बनाने के लिए, परेशान करने के लिए किया गया है। पर न्यायालय ने उसकी एक भी नहीं सुनी और ये कहा कि बिना जांच किए इस नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता कि पत्नी ने परेशान करने के लिए ही या दबाव बनाने के लिए मामला दर्ज कराया। ठीक है, इस सेक्शन का मिसयूज ज्यादा हो रहा है, इस बात को न्यायालय भी मानता है, लेकिन इस तरह के मामलों की जांच होती है, उसके बाद ही किसी तरह के नतीजे पे पहुंचा जाता है। ऐसा नहीं है कि पति या पत्नी दोनों एक दूसरे पे सिर्फ आरोप लगा देते हैं या कुछ कह देते हैं और न्यायालय उनकी बातों में इजिली आ जाता है या कन्विंस कर लेते हैं लोग न्यायालय को। न्यायालय अपने हिसाब से ही फैसले देता है, सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, गवाहों के आधार पर न्यायालय को जो उचित लगता है वही फैसला दिया जाता है। आशा करती हूँ ये जजमेंट आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे और जजमेंट का लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।